हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द कंडीशंस और प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये क्वेश्चन रहेगा, बट क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले आंसर आंसर लिखने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब है क्या। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, देन मेन आंसर पे आएंगे, राइट। और बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। ये जो नोट्स फ्रेम किया गया है आपका बोर्ड एग्जाम को कंसिडर करते हुए ही ये नोट्स बनाए। पॉइंट देन उसका स्पेसिफिक आंसर होगा, सेम वे से आपको एग्जाम में लिखना है। और ये नोट्स आपके लिए ही बनाया है, आप इसको अवेलेबल करा के ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, राइट। हाँ यस, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑब्वियसली, अगर किसी का 2-3 महीने का ये नोट्स के ऊपर अगर मेहनत है तो आपको भी थोड़ा बहुत एक मिनिमम अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं, आपको ही समझेगा कि नोट्स आपके लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या है। तो अलॉट करना मतलब इश्यू करना होता है सर। गिव मतलब देना है। क्या देना है? शेयर्स। कौन देगा? कंपनी देगा, राइट। कंपनी में कंपनी को तो हाथ नहीं आ जाएंगे, आ जाओ शेयर लेके जाओ, मैं शेयर्स दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट संभालने के लिए कौन बैठे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि अगर जो बंदा, जो पब्लिक शेयर आपसे मांग रहे उनको शेयर्स दे दो, राइट। तो सर देखिए यहाँ पे allotment of shares, right? Allotment of shares means allocating मतलब giving certain number of shares दिए जाएंगे। कौन देगा सर? मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोर्ड ऑफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्वेश्चन आता है कि सर शेयर्स अलॉट करने का काम किसके पास होता है कंपनी में? तो आंसर क्या है आपका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और किसको शेयर्स देंगे सर? टू द पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर द shares, to the person who have applied for the share, to the person who have applied for the share, उसको देंगे जिसने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, अप्लाइड किया है, मांगा है। तो जो शेयर्स मांगेंगे उनको शेयर्स देना। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस अलोकेटिंग मतलब गिविंग, क्या? सर्टेन मतलब जितना मांगा है उतना, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको देगा? टू द पर्सन हु हैव अप्लाई फॉर द शेयर्स, राइट। आई होप ये सेंटेंस आपका याद हो गया है। अच्छे से एक बार पढ़ो, पॉज करके पढ़िए, देन ही आगे जाना। चलिए, तो आगे वही जो मैंने बोला था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। अलॉट करना मतलब ऊपर देखो ब्रैकेट में बताया था, अलॉट करना मतलब क्या करना है सर? देना है। क्या? शेयर्स देने, राइट। आप दे सकते हो यहाँ पे, देखिए अलॉकेटिंग मतलब गिविंग, शेयर्स देने हैं, राइट। अभी आगे देखते हैं। एवरी कंपनी, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज टू कंप्लाई, कंप्लाई मतलब फॉलो करने, कंप्लाई करना मतलब फॉलो करना है। क्या? प्रोविजंस, प्रोविजंस माने रूल्स होता है। किसके रूल्स सर? कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो हर एक कंपनी जो शेयर्स इशू करेगा उसको कंप्लाई करना होगा प्रोविजंस, फॉलो करना होगा रूल्स। किसके? कंपनीज एक्ट 2013 के। तो कंपनी के लिए जो कानून बनाए, लॉ बनाए, उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अलॉटमेंट के लिए क्या रूल्स है, क्या कंडीशन है, उसकी अभी बात करेंगे। कहने से मीनिंग में हम लोगों ने अच्छे से 2-3 पॉइंट में पूरा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, ये प्रोविजंस किसके फॉलो करने हैं और कौन फॉलो करेगा? ऑब्वियसली कंपनी, एवरी कंपनी, राइट। जो शेयर्स क्या करेगा? इश्यू करेगा, कंपनी जाके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू फॉलो कितने रूल्स है सर? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी जनरल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रोविजन। अब ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड जनरल रूल्स। स्टैट्यूटरी जो स्टैट्यूट मतलब लॉ, लॉ ने कंपलसरी कर दिया कि ये तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और जनरल ये कंपनीज के ऊपर रहेगा कि बाबा ये आपको फॉलो करना है तो करो, अदरवाइज नो। बट यस, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, राइट। वो भी फॉलो करने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, स्टैट्यूटरी कंडीशंस क्या है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के। यस, ये देखिए सबसे फर्स्ट स्टैट्यूटरी कंडीशंस या तो प्रोविजन। फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी को क्या करना है सर? प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर बच्चा एकदम नया है, उसको प्रोस्पेक्टस क्या होता है पता नहीं है, तो सिंपली ऐसा समझना ये एक एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट है, जब कंपनी शेयर्स इशू करेगा ऑब्वियसली पब्लिक को भी पता चलने देना कितने वैल्यू के शेयर बेच रहे हो, कौन से टाइप ऑफ शेयर बेच रहे हो, राइट। तो ये सब कंपनी का डिटेल और शेयर्स की डिटेल वहां पे
प्रोस्पेक्टस में लिखने पड़ेंगे और आरओसी को भेजना पड़ेगा ये कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। आरओसी कौन है सर? रेलवे, सॉरी रेलवे ऑफ चेन्नई बोल रहा हूँ, ये तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, इसके लिए बच्चे ऐसा कुछ बोलते हैं तो गजब हो जाता है। बट यस, ये क्या है सर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब आरओसी, जहाँ पे क्या करना है सर, आपको कंपनी आपका रजिस्टर होता है तो उनको आपको डॉक्यूमेंटेशन डे टू डे और कंटिन्यूअस बेसिस पे सेंड करने होते हैं। तो कंपनी क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करेगा किसके पास? आरओसी के पास, राइट। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, A copy of prospectus must be filed with the ROC। कहाँ पे फाइल करना है? आरओसी के पास। So this prospectus must be signed by the every director of the company। और कंपनी का हर एक डायरेक्टर क्या करेगा? उस पे साइन करेगा। तो दो सेंटेंसेस से अच्छे से याद होने के लिए मैंने इसको ऐसे फ्रेम किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरओसी मतलब रेलवे ऑफ चेन्नई नहीं है बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ऐसा बच्चा बोलता है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन मनी, देखिए जब भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो ना, एक मिनिमम अमाउंट आपको कंपनी को भेजना होता है, राइट, शुरुआत में। नहीं तो आप खाली बोलोगे मुझे शेयर चाहिए, डायरेक्टली कंपनी आपको शेयर्स नहीं देता। शेयर्स चाहिए ठीक है, बट साथ में आपको क्या करना होता है? थोड़ा बहुत पैसा भेजना होता है। तो सिंपल है, जब आप किसी भी कंपनी में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो खाली एप्लीकेशन मत डालना, साथ में क्या भेजना है आपको? 5% एप्लीकेशन मनी भेजना है, मतलब एप्लीकेशन के साथ थोड़ा बहुत पैसा भेजना है। या तो ऐसा हुआ, अगर सपोज आपको शेयर चाहिए तो आप ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कितने सीरियस हो ये बताओ उनको कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, राइट। तो ये होता है नॉर्मल। देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट के रूल्स है बाबा, राइट। द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब आप जो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, हैज टू पे मिनिमम, कम से कम कितना? 5% किसका? फेस वैल्यू। अगर शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए का 5% एटलीस्ट आपको कंपनी को भेजना पड़ेगा। शेयर अगर 100 रुपीज का है तो 100 रुपीज का 5% एटलीस्ट कंपनी को भेजना पड़ेगा, राइट। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म भेजोगे उसके साथ 5% फेस वैल्यू भेजना पड़ेगा आपको अमाउंट। अभी देखिए यही अमाउंट पब्लिक कंपनी के केस में 5% से कितना आता है? 25%। तो एप्लीकेशन मनी फॉर पब्लिक कंपनीज कितना होगा सर? 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट। चलिए आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सबसे पहला फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर? वो रजिस्ट्रार के पास कॉपी भेजना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस का। इसके लिए लिखा है उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन क्या है? एप्लीकेशन मनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस देन एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना होगा सर? 5%। एक नॉर्मल केस है, पब्लिक कंपनी के केस में वो कितना बनेगा? 25%। अरे यस और नो? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया रहेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करो वहां पे और ऑल कर देना, ऑल। नेक्स्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिले ना आपको। चलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है देखते हैं। अभी यहाँ पे पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी पेड बाय द सब्सक्राइबर्स। एक मिनिमम अमाउंट, ऊपर एप्लीकेशन मनी कितना था रे? एप्लीकेशन मनी कितना था? 5%, 25%। ये कब तक देना है उसका भी क्या होता है? लिमिट होता है। और ये एक हो गया। और दूसरे एक बात होती है जहां पे अगर मैं कंपनी हूं, मैं शेयर्स इशू कर रही हूं, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर मैंने 100% शेयर्स इशू किए, अच्छे सुना, अगर मैंने 100 शेयर्स इशू किए तो पब्लिक ने कितने शेयर्स, कम से कम शेयर्स इतने पब्लिक ने खरीदने चाहिए ही चाहिए। ऐसे कितने शेयर्स है कि पब्लिक ने शेयर्स लेने ही चाहिए। अगर मैं 100 शेयर्स बेच रहा हूं तो 90 शेयर्स कंपनी को क्या करना है सर? पब्लिक को देने ही, और पब्लिक ने 90 शेयर्स खरीदने ही है। ये होता है सर रूल। मतलब इस ऐसा सिंपली ऐसा समझना कि अगर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी का नाम ही नहीं है मार्केट में, तो क्यों जा रहे हो ना, राइट। तो ऐसे कंपनी को अलाउड नहीं होता है शेयर्स बेचने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बाबा एक मिनिमम परचेस अमाउंट होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन एक परचेस अमाउंट, मिनिमम परचेस अमाउंट होना चाहिए। वो कितना होता है? 90% होता है। याद रखना, यहाँ पे लिखा नहीं बट मैंने एक नॉलेज के लिए बताया। और ये अमाउंट जो होता है वो कब तक कंपनी को मिल जाना चाहिए, राइट, उसके लिए उन्होंने ये कहा है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट मस्ट बी पेड बाय द सब्सक्राइबर। आपको पे करना है, राइट। मतलब 90% शेयर्स के ऊपर आपको वो अमाउंट पे करना होगा, कम से कम 90, या तो आप पूरा भी ले सकते हो। अभी आगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बेचने से 30 दिन में ये अमाउंट कंपनी तक पहुंच जाना चाहिए। वापस बता रहा हूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एक मिनिमम अमाउंट है
जो कि पब्लिक ने खरीदना ही चाहिए कंपनी का, और कंपनी का भी इतना वैल्यूएशन होना चाहिए कि बाबा हाँ 90% शेयर्स पब्लिक खरीद रहा है, राइट। सिंपल ये समझना, अगर मैं 100 शेयर्स बेच रहा हूँ तो 90 शेयर्स एक मिनिमम अमाउंट है जो कि पब्लिक ने लेना ही चाहिए और पब्लिक ने खरीदना ही चाहिए 90 शेयर्स, राइट। ये होता है, और ये शेयर्स के ऊपर का पैसा कब तक मुझे देना चाहिए? प्रोस्पेक्टस बेचने से 30 दिन में, राइट। चलिए आगे, अभी इसको स्किप कर सकते हो बट पढ़ते क्या है, उतना बहुत हो गया। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अगर वो 30 दिन में आपने कलेक्ट नहीं किया, देन एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज ऑन एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर। सो एप्लीकेशन पे जितना भी अमाउंट मिला था उसको क्या कर दो, रिटर्न मार दो, राइट। आगे बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अभी कब तक ये इश्यू ओपन रहेगा? अगर आज मैंने शेयर्स बेचना चालू किया तो कब तक पब्लिक ये शेयर्स खरीद सकता है? तो आंसर इज, ये इश्यू कम से कम 3 दिन के लिए ओपन होगा और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक ओपन रह सकता है। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब ये पब्लिक इश्यू जो है वो कितने दिन तक ओपन रहेगा, कितने दिन पब्लिक को अलाउड कर दिया जाएगा कि आप शेयर ले सकते हो? कम से कम एटलीस्ट 3 डेज तो होना ही चाहिए, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 10 वर्किंग डेज, ठीक है। आगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, और यहाँ पे ये भी समझने के लिए एक टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल वर्ड्स है बेटा यहाँ पे। मैं श्योरली बता सकता हूँ कि आपको अगर ऐसे ही पढ़ते हो टेक्स्ट बुक में तो आपको नहीं समझने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट जब आप शेयर्स करते हो ना, तभी एक कंपलसरी रूल होता है कि आप हमारे इंडियन इन्वेस्टर को इतना शेयर्स आपको कम से कम देने ही। अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज है तो उनको एटलीस्ट इतने शेयर्स देने हैं, बैंकिंग कंपनीज को इतने शेयर्स देने हैं, वो अलग अलग कैटेगरी, फॉरेन इन्वेस्टर है तो इतने शेयर्स देने, राइट। ये बेसिस है, ये बेसिस पे कंपनी शेयर्स अलॉट करता है। सबके सब शेयर्स अगर 1 2 3 लोग आ जाएंगे मैं खरीदता हूँ, ऐसा नहीं होता है, बराबर। एक मिनिमम अमाउंट होता है जो शेयर्स देने का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। कैटेगरी कौन सा रहेगा? देखो हम एक जनरल इन्वेस्टर, ये हम लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है सपोज बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, राइट। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो फॉरेन के लोग होंगे, वो होंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप कितने शेयर्स रखे हैं आपने, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आप, मैं सेंटेंस वापस पढ़ रहा हूँ, देखिए। Allotment of shares will be on the basis which will be decided for each category of subscribers। कौन से बेसिस पे होगा सर? अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड किया जाएगा। सब्सक्राइबर्स मतलब जो शेयर्स परचेस करेंगे उनका अलग अलग कैटेगरी डिसाइड किया जाएगा, और वो कैटेगरी के लोगों को एक मिनिमम अमाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए, अलॉटमेंट्स विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज फिक्स बाय द कंपनी। कि बाबा हाँ, मिनिमम एप्लीकेशन साइज, देखिए अभी रिसेंटली बर्गर किंग का आईपीओ आके गया, वहां पे एक मिनिमम एप्लीकेशन साइज था 15,000, कि कोई भी इंसान अगर उसको शेयर चाहिए तो एटलीस्ट 15,000 उसको लगाना पड़ेगा। तो कंपनी ने इसे डिसाइड करना है, राइट। वही आगे बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यस, ज्यादा अगर सब्सक्रिप्शन आ गया, मैंने 100 शेयर्स बेचने थे बट पब्लिक ने डिमांड किया 110, तो ऑब्वियसली जो 10 शेयर्स के लिए जो भी पैसा आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन एप्लीकेशन रिसीव, पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया कंपनी को, कितना वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी जो शेयर्स ऑफर कर रहा है, कंपनी ऑफर किए थे 100 और एप्लीकेशन रिसीव हो गए 110, तो ये केस क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा मांग रहे। तो सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर। तो मैंने ऑफर किया था 100 ना, तो सेबी बोलता है कि नहीं। सेबी मतलब कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आगे चैप्टर भी है, उसके भी नोट्स है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी चैप्टर के एकदम प्रॉपरली नोट्स आपके लिए बनाए हैं बेटा, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से आपको क्या करना है सर? परमिशन लेना है। और देखिए, वही कंपनी शेयर इशू करता है जिसने क्या किया है, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लिया है और आपके अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे क्या किया है, लिस्ट किया है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स का क्या करना होता है सर? लिस्टिंग करना होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, सो परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग पब्लिक इशू, पब्लिक को ऑफर करने से, पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने से, शाल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज मतलब वेल नोन इंडिया के अच्छे खासे स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना होगा टू ऑब्टेन परमिशन फॉर लिस्टिंग ऑफ इट शेयर्स। मतलब स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट में आपकी कंपनी का, आपके शेयर्स का वहां पे नाम देने का, और वहां पे पब्लिक जाके शेयर्स खरीद सकता है। तो याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज इज द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। वहां पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है।
तो स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिलने के बाद आप एक या दो स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन ले सकते हो, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू एन इशू, यहाँ पे देखिए ये सिंपल ये समझ सकते हो कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करता है तो अपने इशू को मैनेज करने के लिए अलग अलग से यहाँ पे एजेंसीज को अप्लाई करता है। तो अपॉइंट करना पड़ेगा मैनेजर टू एन इशू, एक ऐसा मैनेजर होता है जो आपके शेयर्स को मैनेज करेगा, राइट, इशू को मैनेज करेगा। एंड अदर एजेंसी देखिए क्या क्या लिखा है, कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स, वन और मोर मर्चेंट बैंकर यही होता है जो शेयर्स इशू को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, टू एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ एन इशू। तो इशू को मैनेज करने वाला कौन है सर, मर्चेंट बैंकर, याद रखना मर्चेंट बैंकर, राइट। चलिए, कंपनी विल अपॉइंट रजिस्ट्रार्स टू एन इशू, ये भी क्या करते हैं सर, मर्चेंट बैंकर के साथ क्या करेंगे सर, आपके इशू को मैनेज करेंगे। अंडरराइटर, अंडरराइटर इज द पर्सन जो क्या करते हैं सर, अगर कंपनी के शेयर, मैंने बोला था ना एटलीस्ट 90% शेयर खरीदने चाहिए, तो बचे हुए 10% शेयर्स का क्या करेंगे सर, तो अंडरराइटर एक ऐसा बंदा है जो कंपनी के अनसोल्ड शेयर जो बिके नहीं है, राइट, 10% वो खरीदता है, तो उनका भी अपॉइंटमेंट करना होता है। और बैंकर ऑब्वियसली हमें किसी बैंक में जाके शेयर खरीदने होते हैं ना, तो कंपनी बताएगा कि आपको कौन से बैंक में जाके शेयर खरीदने हैं, तो ये सभी एजेंसी से क्या करना है सर, अपॉइंटमेंट करना है। आगे ये जनरल कंडीशंस, और या आई थिंक आप ये देख सकते हो, अगर डाउट है, अगर कुछ नहीं समझता है तो बोल देना। आगे ये सब प्रोसीजर और वगैरह सब पूरा कंसाइज नोट्स आपके सामने है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि यस ये एफर्ट सच्ची में दिल से किया गया था और आपको समझा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए इसको। कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।